हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो का टॉपिक है स्फीयर पार्ट 8, जिसके अंतर्गत हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स एंड कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी इसके बारे में अवगत कराएंगे। यह बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट का थर्ड पेपर है, जिसके अंतर्गत हम कि दो स्फीयर के जो इंटरसेक्शन हैं उनके मध्य जो एंगल बनता है उसके बारे में, और जो लंबवता है आपकी ऑर्थोगोनलिटी उसकी जो कंडीशंस हैं, शर्त हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एंगल है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर, दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण जो होता है वो होता क्या है। तो इसके आधार पर आप डायग्राम से देख सकते हैं कि ये आपके स्फीयर हैं, आपके C1 और C2 मान लीजिए, ये दो S1 और S2 दो स्फीयर हैं। इन दोनों के बीच में सपोज कीजिए ये जो एंगल है आपका, ये थीटा है। इसको हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो प्रतिच्छेदन कोण है वो थीटा के नाम से जाना जाता है। तो गोले के समीकरण को हमने पहले आपको ठीक प्रकार से विस्तृत रूप से हमने समझा रखा है। आपको गोले के समीकरण आपको जनरल फॉर्म में आप आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए आपके दो गोले के समीकरण मान लीजिए ये हैं आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1 एक्स प्लस 2b1 वाई प्लस 2w1 जेड प्लस डी1 इक्वल टू 0। ये एक गोले का समीकरण है। और दूसरे गोले का समीकरण मान लीजिए यहाँ पर u1 b1 और w1 और d1 के स्थान पर u2 v2 w2 और d2 ज्ञात करके रखकर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि ये गोले का समीकरण है तो इसका जो सेंटर है आपका C1 वो -u1 -b1 -w1, और रेडियस जो है आप R1 इसकी कंसीडर करेंगे। तो गोले की जो रेडियस है वो R1 से हम कंसीडर करेंगे। S1 मान लीजिए गोला है तो उसकी रेडियस R1 है और सेंटर C1 होगा। इसी प्रकार हम दूसरे गोले की बात करते हैं। तो दूसरा गोला आपका सपोज कीजिए ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1 के स्थान पर 2u2 आएगा। इसी प्रकार u1 यहाँ पर आपका 1 दे रखा है, वहाँ पर 2 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2u2 एक्स प्लस 2b2 वाई प्लस 2w2 जेड प्लस डी2 इक्वल टू 0, ये आपका सेकेंड स्फीयर का समीकरण है। तो इसके जो सेंटर हैं मान लीजिए C2 माइनस के u2 माइनस b2 माइनस w2, और जो रेडियस है जिसको हमने R2 से कंसीडर किया है u2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर माइनस d2 का रूट। तो ये आप आसानी से जो स्फीयर का चैप्टर है हमने इसको विस्तृत आपकी जानकारी, इसका स्फीयर का एक अलग से चैप्टर है, उसमें हम बता चुके हैं कि कोई भी गोला यदि जनरल फॉर्म में है तो उसकी रेडियस और सेंटर क्या होंगे। अब यहाँ पर बात आती है आपकी कि दो गोल आपको गिवन है तो आप उसका प्रतिच्छेदन कोण कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंगल है आपको रियल लाइफ में जो डायग्राम आपका कंसीडर होता है वो आप यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन का ये डायग्राम बनेगा तो इसमें जो एंगल आएगा सपोज कीजिए वो थीटा है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यदि दोनों गोले का समीकरण है वो पी पर काटते हैं, यदि ये पी बिंदु पर आप इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो एंगल है उसको थीटा डिग्री से आप कंसीडर कर सकते हैं C1P C2, यानी C1P C2। ये जो एंगल है आपका, ये आपका इंटरसेक्शन कोण होगा, आपका प्रतिच्छेदन कोण होगा दो गोलों का। तो आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं कि इसकी जो लांबकता है आपकी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू स्फीयर, तो इसको यदि हम ज्ञात कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि नाम से ऑर्थोगोनल आपका जो कंडीशन होती है, लांबकता की कंडीशन होती है जो थीटा इक्वल टू 90 पर निकल के आती है। तो यहाँ पर यदि हम इस एंगल को यदि 90 डिग्री कंसीडर कर देते हैं, यदि दोनों गोले पी पर काटते हैं तो C1P C2 जो एंगल है 90 डिग्री यदि कंसीडर है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डायग्राम से कि C1 के कोऑर्डिनेट आपके माइनस के u1 माइनस के b1 माइनस के w1, और C2 के जो कोऑर्डिनेट हैं आपके माइनस के u2 माइनस के b2 माइनस के w2। ये C1 और C2 के जो कोऑर्डिनेट हैं तो हम ट्रेंगुलर बनेगा आपका, देखिए C1P C2, ये आपका ट्रेंगुलर बनेगा। और ये जो इंटरसेक्शन कोण है मान लीजिए थीटा है और ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री यदि हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू स्फीयर, तो यहाँ पर जो थीटा है आपका वो आपका 90 डिग्री होगा।
और जैसे ही 90 डिग्री यदि कंसीडर करते हैं तो उसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये ट्रायंगुलर यदि हम कंसीडर करते हैं तो ट्रायंगुलर C1P C2 से हम देख सकते हैं कि C1C2 का स्क्वायर इक्वल टू C1P² प्लस C2P²। और देखिए यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री होते ही आप इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं। C1 C2 दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, आपके दोनों के कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे जो कि सेंटर के कोऑर्डिनेट के बराबर होंगे। इसी प्रकार C1P आपके R1 के स्क्वायर R1 के बराबर है और C2P आपके R2 के बराबर है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि ये रेडियस है आपकी दोनों गोलों की और ये डिस्टेंस है फ्रॉम C1 टू C2। तो आप इस आसानी से यदि 90 डिग्री का एंगल आपका बनता है तो इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आप आसानी से इसके जो एंगल के सामने वाला जो रेखा होती है वो कर्ण कहलाती है। इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि C1² आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये लंबवतता की जो लाम्बिकता की जो कंडीशन है ऑर्थोगोनलिटी की उसको इंगित करता है। तो यहाँ पर आप इसको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए C1 और C2 की जो डिस्टेंस है आपकी U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर प्लस W1 माइनस W2, ये आपकी दूरी का समीकरण है, फॉर्मूला है, उससे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर C1P² आपकी R1² के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके R1 का हमने फॉर्मूला हम देखिए इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं। R1 इसकी रेडियस है तो यहाँ पर R1² इसका रूट हट जाएगा। इसी प्रकार R2 की बात करते हैं तो ये या इसका रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन है ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन को इंगित करता है। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें जनरल फॉर्म में हमारा जो कंडीशन निकल के आएगी ऑर्थोगोनलिटी की वो 2U1U2 प्लस 2V1V2 प्लस 2W1W2 इक्वल टू D1 प्लस D2। तो ये कंडीशन आपकी ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन कहलाएगी दो गोलों की। तो इसके लिए आपको दो गोले के समीकरण गिवन होंगे और आपको प्रूव करना होगा कि सिद्ध कीजिए कि ये आपके लाम्बिकता की कंडीशन को संतुष्ट करते हैं या दोनों जो आपके स्फीयर हैं वो आपके लाम्बिक हैं या ऑर्थोगोनल हैं। तो ऑर्थोगोनल के लिए आपको कुछ नहीं करना है। दो गोले के समीकरण यदि आपको गिवन है तो U1U2 V1V2 और W1W2 आपको निकालने हैं और इनको निकालने के पश्चात आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो इसके आधार पर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जो कि आपकी लाम्बिकता होने की शर्त को इंगित करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि दो गोले के समीकरण आपको गिवन है तो उसके करस्पॉन्डिंग U1 V1 W1 D1 फर्स्ट गोले के करस्पॉन्डिंग ज्ञात करेंगे, U2 B2 W2 और D2 सेकंड गोले के करस्पॉन्डिंग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इनको निकालने के लिए मैंने आपको स्फीयर का एक अलग से चैप्टर, इसमें स्फीयर के जो फर्स्ट वीडियोज हैं वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि UV1 और ये आप UVWD की मान कैसे ज्ञात करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। प्रूव दैट एवरी स्फीयर पासिंग थ्रू द सर्किल विल कट ऑर्थोगोनली द स्फीयर दिस। तो ये मान लीजिए सर्किल है और इन दोनों सर्किलों से गुजरने वाले गोले का समीकरण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ये भी आपका स्फीयर है आपका, इसको हम सर्किल के रूप में भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त से गुजरने वाले प्रत्येक गोले एक अन्य गोले को लंबिक रूप से काटेगा। तो आप जानते हैं कि आपको इसमें सबसे पहले आपको जो वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात होना चाहिए कि वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होता है। और यदि गोले के समीकरण आपने निकाल लिए या गोले के समीकरण आपने आसानी से U1 B1 W1 और D1 के मान ज्ञात कर लिए तो आप आसानी से इसकी लाम्बिकता की जो कंडीशन है वो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि x² प्लस y² माइनस 2ax प्लस R² इक्वल टू 0 Z इक्वल टू गुजरने वाले गोले का समीकरण। तो ये हमने पहले भी बताया है कि वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण हम इसमें लैम्डा का गुणा करके आप इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर x² प्लस y² माइनस 2ax प्लस R² प्लस लैम्डा Z इक्वल टू 0 ये गोले का समीकरण है। ये फर्स्ट गोले का समीकरण है। तो यहाँ से कंपैरिजन करके U1 B1 W1 और D1 के मान ज्ञात कर सकते हैं।
इसी प्रकार हम सेकंड बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए u1 की जो वैल्यू निकल के आई है माइनस के ए है, और b1 इक्वल टू 0 है, w1 इक्वल टू λ/2 है, d1 इक्वल टू आर स्क्वायर है। तो यहाँ से हमने u1, b1 और w1 के मान आसानी से ज्ञात कर लिए हैं। अब बात आती है सेकंड स्फीयर की। तो सेकंड स्फीयर के लिए हमें क्या करना है, u2, b2, w2 और d2। यदि ये मान आपके ज्ञात हैं तो आप आसानी से लांबिकता की कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपको जो कंडीशन बताई है, 2u1 u2 प्लस 2b1 b2 प्लस 2w1 w2 इक्वल टू d1 प्लस d2। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, देन वी से दैट दीज स्फीयर आर ऑर्थोगोनल। अब बात करते हैं सेकंड स्फीयर की। इस वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण आप इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लेमडा का गुणा किया है, तो यहाँ पर म्यू का गुणा करके इसको ऐड कर देते हैं। तो ये वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण है, जिसके आधार पर हम u2, b2 और w2 ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये u2 इक्वल टू 0 है, ये b2 आएगा आपका b2 इक्वल टू μ/2 और w2 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये μ/2 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर d2 इक्वल टू माइनस के आर स्क्वायर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका सेकंड स्फीयर का समीकरण है। यहाँ से हम u2, b2, w2 और d2 के मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि u2 इक्वल टू 0 है, b2 इक्वल टू μ/2 है, w2 इक्वल टू 0, d2 इक्वल टू माइनस के आर स्क्वायर। ये आप आसानी से यहाँ से गोले के समीकरण से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन को चेक करना। ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन को चेक करने का एक फॉर्मूला है, आप जहाँ सभी जानते हैं कि 2u1 प्लस 2b1 b2 प्लस 2w1 w2 इक्वल टू d1 प्लस d2। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं कि यदि गोला 1 और गोले 2 परस्पर लंबवत हैं, तो 2u1 u2 प्लस 2b1 b2 प्लस 2w1 w2 इक्वल टू d1 प्लस d2। अब u1 इनकी वैल्यू, दोनों वैल्यू आप इसमें रखने पर हम देख सकते हैं कि ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है, देन वी से दैट दीज स्फीयर आर ऑर्थोगोनल। तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं 2 माइनस ए इंटू 0, ये 0 हो जाएगा आपका, म्यू 0 0 हो जाएगा, लेमडा 0 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंडीशन इक्वल हैं, देन वी से दैट दीज स्फीयर आर ऑर्थोगोनल। इस प्रकार आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अतः वृत्त से गुजरने वाले गोले अन्य गोले जो है उसको लांबिक रूप से काटेंगे। तो आप आसानी से इस प्रकार आप ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं।